बेटा आप लोग जो भी वहां पे पीछे बैठे हैं प्लीज इस तरफ आइए, प्लीज। जो भी उधर पीछे बैठे हैं वो आगे की तरफ आइए प्लीज। बड़ा भैया पानी गरम लाइए प्लीज। चलिए थोड़ा सा जल्दी सेटल हो जाएं प्लीज, जो बहुत ठंडा है, मर जाएंगे हम लोग। यार पेन तो चेक कर लिया करो यार, देखो बेटा प्लीज। चलिए बस यहां देखेंगे दोस्त। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि पहले आपको मौका मिलता फाइनल में इसको देखने का, जो अब नहीं मिलेगा। और डिविडेंड ऐसी चीज है कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे सामने हर वक्त आएगी, तो प्लीज, और हमें थोड़ा सा आराम आराम से भी चलना है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। बेटा कल परसों लास्ट क्लास में हमने बात की थी वॉल्टर मॉडल की, आपको याद है? वॉल्टर क्या बात है यार, वॉल्टर की थ्योरी को नाम दिया था रेलेवेंस थ्योरी, याद है आपको? उन्होंने कहा था कि देखो डिविडेंड एक ऐसा फैक्टर है जो जिसका पेमेंट करना और नहीं करना हर प्रकार से करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को अफेक्ट करता है। याद आ रहा है आपको? उन्होंने हमें कहा कि 3 टाइप की कंसर्न होती है, ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, याद है? उसके लिए उन्होंने 2 हिस्सों को पकड़ा, आर और के ई। इन्होंने कहा केस 1 ग्रोइंग, और उन्होंने डिसीजन बताए 2, 0% डीपी, 100% बी। याद आया आपको? उन्होंने कहा कि आर इज लेस देन के ई, 100% डीपी, 0% B, R is equals to KE, any ratio is acceptable। आपको याद आ रहा है? तो मुझे बताओ what was the formula for PO? DPS plus EPS minus DPS R upon KE upon KE। बोलो ठीक है? और हमने कई सारी बातों को प्रूव भी करके देखा था कि ये ठीक बैठ रहा है। हमने 2 से 3 क्वेश्चन बनाए थे बेटा, जिनको अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखा हो तो एक ही पैटर्न था क्वेश्चन का कि बताओ प्रेजेंट डीपी पे मार्केट वैल्यू क्या होगी और बताओ ऑप्टिमम पे क्या होगी। याद है आपको? आपने देखा था कि नवंबर 2018 का भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछा था कि XYZ मान लो 60% डीपी है, मुझे नहीं मालूम क्या था सवाल, 60% डीपी है, तो आज पीओ क्या है, और नीचे बी लिखा था कि बताओ ऑप्टिमम रेशियो क्या होना चाहिए और उस केस में पीओ क्या होना चाहिए। और हमने देखा था कि फर्स्ट केस से तो मार्केट प्राइस ज़्यादा ही आ रहा था। याद है आपको? क्योंकि ये वाला केस हम ऐसा मानते हैं कि ऑप्टिमम नहीं था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टिपिकल, जैसा इसका नाम है और वैसा ही इन्होंने नाटक किया है। चलिए बेटा क्या बात है, आपको आता है, आगे वाले मॉडल पे चलें। आपको जब अगर आप स्टडी खोल के देखेंगे ना, आपको लगेगा कि छोड़ देते हैं इसको। चलो अब 5 मिनट
10 मिनट आगे के आने वाले 20 मिनट तुम कुछ नहीं बोलोगे। चलो बेटा ध्यान से सुनना शुरू करना है। वॉल्टर मॉडल ने कहा कि डिविडेंड इज द वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स द करंट मार्केट प्राइस, इसलिए उसको नाम दिया बेटा रेलेवेंस थ्योरी। एमएम ने सबसे पहली बात बोली आई ऑब्जेक्ट, और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैं उस बात को प्रूफ करूंगा। इसका मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया इररेलेवेंस थ्योरी। इसका मतलब तुम कुछ भी कर लो, डिविडेंड की वजह से किसी भी प्रकार से करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। बेटा देखो एक बात ध्यान से सुनना है, मॉडिग्लानी और मिलर अप्रोच प्रेजेंट जिंदगी में किसी भी प्रकार से नहीं लगाए जा सकते। मैम क्यों नहीं लगाए जा सकते? क्योंकि जैसे जैसे ये 7 पॉइंट्स में ये थ्योरी पढ़ी जाएगी, 7 पॉइंट्स पे, और सातों के सातों में आप एक बात देखेंगे कि इसमें से कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन ये कुछ कहते हैं तो कोई तो बात होगी। तो पहली बात तो आप ऐसे ही सीख गए कि दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज इररेलेवेंस थ्योरी। इसका मतलब हो सकता है एग्जाम में एमएम ना लिख के वो लिखें प्रूव दिस पॉइंट एज पर इररेलेवेंस थ्योरी। तो बेटा इररेलेवेंस थ्योरी का पहला पॉइंट बताओ, व्हाट डज दिस थ्योरी सेज? दैट डिविडेंड इज इररेलेवेंट फॉर कंसीडरिंग द करंट मार्केट प्राइस, या डिविडेंड का किसी प्रकार से मार्केट प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ता। अब ध्यान से सुनना, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा निपटा लिया है बेटा। उसमें हमने देखा है कि हर किसी की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। याद है आपको, डिबेंचर्स वालों की एक्सपेक्टेशन थी KD, प्रेफरेंस वालों की एक्सपेक्टेशन थी KP, और ऐसे ही इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन थी KE। अब बहुत ध्यान से सुनना एक पॉइंट, आपको अगर याद हो MM अप्रोच जो हमने पिछले कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो उसमें एक अजम्पशन थी बेटा, इन्वेस्टर्स आर रैशनल। याद है आपको, हमने स्पेशली लिखा था कि इन्वेस्टर्स आर रैशनल। अब सुनना इसके पीछे की कहानी। मॉडिग्लानी और मिलर कहते हैं कि भाई जितने भी इन्वेस्टर जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है वो बहुत समझदार लोग हैं, तभी वो किसी और चीज में ना पैसा लगा के किस में पैसा लगा रहे हैं? शेयर्स में। और इनको जिस शेयर पे उन्होंने पैसा लगाया है उस कंपनी के बारे में उनको सारी नॉलेज है। वो क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टर्स आर रैशनल। इसका मतलब इन्वेस्टर्स को मार्केट के बारे में पूरी समझ है और जिस कंपनी का उन्होंने शेयर खरीदा है उसके बारे में भी वो सारी बातें जानते हैं। ठीक है, और हर इन्वेस्टर जिसने पैसे लगाए हैं बेटा, उस इन्वेस्टर की एक मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है जो इस कंपनी से उसको मिलेगी। ध्यान से सुनना, ये अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कि जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न इन्वेस्टर इस कंपनी से चाहता है, कंपनी उसको वो रिटर्न देगी। और बेटा अगर नहीं देगी तो इन्वेस्टर उसके साथ लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं करेगा और उसको बीच में ही छोड़ देगा। छोड़ कैसे देगा बेटा? वेरी गुड, कैसे करेगा? शेयर को बेच देगा। ध्यान से सुनना है, अभी तक हमने प्रूफ कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ कहा कि मॉडिग्लानी और मिलर सोचते क्या हैं। मॉडिग्लानी और मिलर सबसे पहली बात सोचते हैं कि डिविडेंड डिसीजन फालतू है, इससे किसी भी प्रकार से करंट प्राइस ऑफ द शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, वो कहते हैं ये जो इन्वेस्टर है ना, जो पैसे लगा के बैठा है, उसको बहुत पता है और वो इसीलिए तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि जो उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है तुम उसको पूरा कर रहे हो, और जिस दिन नहीं करोगे उस दिन वो तुमको बेच के कहीं और चला जाएगा। बोलो ठीक है। मॉडिग्लानी और मिलर ने कहा कि इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टर को क्या चाहिए बेटा? इनकम, तभी तो वो पैसे लगा रहा है। इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है बेटा, वो दो चीजों से पूरी हो सकती है, एक डिविडेंड और दूसरा कैपिटल गेन। इसका मतलब
अगर मान लो, ध्यान से सुनना है, ये कहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर है ना वो बहुत सीधा है। वो कहता है कि मान लो अगर करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए है और मेरी एक्सपेक्टेशन 10% की है, तो एक काम करो, या तो मुझे पूरा का पूरा 10 रुपए का डिविडेंड दे दो, 5 रुपए की डिविडेंड दे दो और मार्केट प्राइस कर लो 105, मुझे 1 रुपया भी डिविडेंड मत दो, मार्केट प्राइस कर दो 110, मैं राजी हूं। इसका मतलब वो कहते हैं कि इन्वेस्टर खाली डिविडेंड का भूखा नहीं है, वो कहता है कि जो मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न है मुझे दोनों फॉर्म में मिला के भी दोगे तो मैं रख लूंगा। कौन कौन सी? या तो डिविडेंड जो हाथ में दे दो, और अगर नहीं दे सकते हो तो मेरे शेयर का प्राइस बढ़ा दो, मैं बेच के रिसीव कर लूंगा। बेटा ध्यान से समझेंगे, ये कहता है 10 रुपए लूंगा मार्केट से, चाहे तो हाथ में दे दो डिविडेंड के नाम से, और ना दे पाओ तो आज से, ये क्या है बेटा? करंट मार्केट प्राइस। ये क्या है? मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो 100 है इसको कर लो 110, मैं राजी हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझ आ रही बात? थोड़ी थोड़ी लिंक बैठ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं कि भाई इनको सिर्फ डिविडेंड के भूखे नहीं है। ये क्या कहते हैं कि अगर मुझे डिविडेंड ना मिलके ये भी मिलता है तो भी मैं उसको अपना रिक्वायर्ड रिटर्न समझूंगा। 3 पॉइंट हुए हैं बेटा। कौन मैम? 3 पॉइंट हो भी गए। पहला पॉइंट, इररेलेवेंस थ्योरी, दैट इज नो इफेक्ट ऑन द करंट मार्केट प्राइस। दूसरा, इन्वेस्टर्स आर रैशनल एंड एवरी investor has some minimum expectation in the form of required return, और वो required return बेटा वो 2 फॉर्म में एक्सेप्ट करने को राजी है। क्या कहता है? या तो डिविडेंड में दे दो, और डिविडेंड में नहीं दे सकते तो कैपिटल गेन में दे दो, या तुम अगर दोनों में मिला के भी दोगे 5 रुपए का डिविडेंड और 5 रुपए की कैपिटल गेन, तो भी मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। अब यहां देखो, सारा खेल इस पे है मैम। किस पे? इक्वेशन गिवन बाय MM अप्रोच। बेटा बहुत ध्यान लगाना है, कहीं भी कोई दिक्कत है तुरंत पूछना है, ठीक है? बेटा एक बात बताओ, ये क्या है? करंट मार्केट प्राइस। सोचो अगर ये करंट मार्केट प्राइस आज के दिन कितना रुपए है बेटा? 100, और मेरी जो कस्टम या इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है? 10%। बोलो ठीक है? इसका मतलब क्या मैं एक बात कह सकती हूं, बड़े ध्यान से सुनना, कि मेरे इक्विटी वाले चाहते हैं कि मेरा ये जो शेयर है वो 1 साल के बाद कितने का हो जाए? 110। बोलो ठीक है? इसका मतलब ये मुझे कितने रुपए का इंटरेस्ट, कितने रुपए के रिटर्न दे? 10। लेकिन या तो वो ये चाहते हैं, याद करो, कि डिविडेंड मत दो, चलेगा, 10 रुपए की मार्केट वैल्यू बढ़ा लो, मुझे वो भी मंजूर है, याद है? और वो दूसरा कहते थे बेटा ये भी मंजूर है, याद करो, वो कहते थे 105 प्लस 5 दोगे तो ये भी मुझे मंजूर है। आपको याद आ रहा है? अभी अभी आपको बताया था कि 10 रुपए चाहिए उसको, या तो 10 डिविडेंड दे दो, और इसका मतलब उसको ये भी तो एक्सेप्टेबल है। बोलो कि मार्केट प्राइस पे कोई फर्क मत पड़े, मुझे नहीं पता, अगर मुझे डिविडेंड 10 रुपए की मिल गई है तो भी वो मुझे एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि जो इसकी बेसिक इक्वेशन है वो कहती है कि इन्वेस्टर के लिए ये और ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब वो कैपिटल गेन में भी खुश है और वो डिविडेंड में भी खुश है। इसका मतलब बेटा क्या मैं कहूं कि मेरे पास 2 केस नजर आ रहे हैं। केस 1, when the dividend is distributed, then only he'll get something, right? And when the distribution of dividend is not done, ये कहते हैं चाहे ये कर लो या ये कर लो,
इस पे कोई असर कभी नहीं पड़ेगा। एक बार और बताऊं, सुन लो ध्यान से। वो कहता है कि दो ही केस हो सकते हैं बेटा, या तो डिविडेंड दोगे या तो डिविडेंड नहीं दोगे। बोलो ठीक बात है। डिविडेंड दोगे तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, कितने का भी दोगे, और नहीं दोगे तो 0। वो कहते हैं चाहे ये कर लो, इसका मतलब कितना डिविडेंड, 0 डिविडेंड, या तुम 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया डिविडेंड कर दो। आज के मार्केट प्राइस पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो ठीक है। कितनी बातें हो गई बेटा, 4। पहला इररेलेवेंस, रट लो, मई वाले तो बिल्कुल रट लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पहला इररेलेवेंस थ्योरी। क्यों इररेलेवेंट भाई, ये कहते हैं देखो ये सब फर्जी बातें। फर्जी क्यों है, कहते हैं कि डिविडेंड का किसी प्रकार का भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहां, करंट मार्केट प्राइस पे। देखो ये प्रूव, यही बात तो वो कह रहे हैं, चाहे डिविडेंड दो या मत दो, पीओ हमेशा सेम रहेगा। 2 टाइप ऑफ इनकम आर एक्सेप्टेबल फॉर द शेयर होल्डर्स, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। ठीक है, डिविडेंड में दोगे तो क्या कहते हैं, डिविडेंड दे दो पूरा 10 रुपए का चलेगा, 5 रुपए का डिविडेंड, 5 रुपए का कैपिटल गेन चलेगा, 0 रुपए का डिविडेंड और 10 रुपए का कैपिटल गेन ये भी चलेगा। उसके बाद उन्होंने एक इक्वेशन दी बेटा, क्या, P0 इंटू 1 प्लस KE, ये भी चलेगा, और P1 प्लस D1 वो भी चलेगा। आपने देखा कि अगर डिविडेंड 0 है तो ये दोनों तो बराबर ही हो गए। अगर इवन देयर इज नो डिविडेंड 0, माई P1 शैल बी 110। बोलो, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर है। यहां तक बातें लिखो, फिर मेन बात पे आते हैं। कौन सा अप्रोच कहते हैं इसको, MM अप्रोच। देखो जैसे SM में पोर्टर थे ना, हर जगह उन्होंने अपनी कोई ना कोई बात रखी हुई है। इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ और कीन्स, उन्होंने हर जगह कोई ना, हाँ जी बेटा एक बार थोड़ा, आपकी जो बात मैं समझी हूँ मैं पूछती हूँ, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो आप उसको ठीक कीजिएगा। आपने कहा मैम इन्वेस्टर एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो अगर कैपिटल गेन होता है तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर हम पूरा का पूरा 110 रुपए कर दें तो इन्वेस्टर को ज्यादा बेनिफिट होगा इन कंपैरिजन ऑफ 5 रुपीज ऑफ डिविडेंड एंड 5 रुपीज ऑफ कैपिटल गेन। बेटा यहाँ पे हम इन्वेस्टर की बेनिफिट के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, सबसे पहले ध्यान रखना कि एक, मुझे किसी भी प्रकार से उसको 10 रुपए पहुंचाने हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम ये तो लड़ ही नहीं रहे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी चाहे कुछ भी करे, चाहे डिविडेंड दे या ना दे, और दे तो 1 रुपए का दे, 4 रुपए का दे, 6 रुपए का दे या 0 रुपए का दे, अगर देगी तो भी आज का प्राइस वही रहेगा, और अगर नहीं देगी तो भी आज का प्राइस वही रहेगा। वॉल्टर कहता था कि डिविडेंड दोगे तो फर्क पड़ेगा, याद है। ये सिर्फ उस बात को काट रहे हैं, ये इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ वॉल्टर की बात को काट रहे हैं। कहते हैं भाई वॉल्टर जो तूने कहा है वो 1% भी ठीक नहीं है, वो हम बताएंगे कैसे, बस ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिस थ्योरी। आपको याद है कि मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर थ्योरी एज वेल, तो दिस थ्योरी। अच्छा, और एक बात, इसके बाद हम लोग सबसे बड़ा चैप्टर शुरू करेंगे, पहले वर्किंग कैपिटल, ठीक है, उसके बाद छोटे चैप्टर्स पे आएंगे लीजिंग वगैरह। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया है कि शायद 8 तारीख के बाद आप में से कुछ नोएडा से रख रहे हैं,
नहीं, कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं, तो आई वांट कि जो मेन सबसे मेन कोर चैप्टर है वो तो फेस टू फेस हो जाए. इज नोन एज इररेलेवेंस थ्योरी, दैट इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो has no effect over the current market price of the shares. Number 2, आज बहुत ही लिख दिए क्या लोग सारे. इन्वेस्टर्स आर, क्या है बेटा वो बताओ, रैशनल, दैट इज दे हैव सफिशिएंट नॉलेज. देखो हम लोग कभी भी फुल नहीं लिखते हैं, आपको याद है ना, कसम तो हमने किसी चीज की नहीं खानी है. दे हैव सफिशिएंट नॉलेज, दे हैव सफिशिएंट नॉलेज about the market and the company where the money is invested. Every shareholder have minimum required return from the fund invested and the requirement is being fulfilled by the company. Otherwise the shareholder may have, क्या कर चुका होता बेटा वो, may have sold the share of the company. Number 4, as per MM approach, the investor is ready to accept the return. ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, इनकम इन द फॉर्म ऑफ, बोलो भाई, डिविडेंड और कैपिटल गेन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. क्या ये बात ठीक है कि 5 रुपए का डिविडेंड भी दे दो और 5 रुपए से वैल्यू भी बढ़ा लो, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ. Number 5 is equation as per MM approach. आपको ये याद हो गई बेटा, कैसे याद हो गई बताओ. मैम ये कहते हैं कि आज का जो शेयर प्राइस है, अगर उसमें 10% की रिटर्न मुझे चाहिए तो प्राइस कितना होना चाहिए, 110, और वो बराबर होना चाहिए 110 के, चाहे ये 104 हो, ये 6 रुपए हो, चलेगा. भाई रुको मत. वेयर P0 is
करंट मार्केट प्राइस, इसको लिखो फिर देखो, अब एक जादू देखेंगे हम लोग। के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिक्वायर्ड रिटर्न of the investors. P1 is market price at the year end. D1 is, हमें हमेशा पता है कि D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो हमें इस साल मिलेगा, लेकिन वो होता किस साल का है बेटा? नेक्स्ट ईयर का। फॉर्मूलाज फ्रॉम अबव इक्वेशन, लेकिन इन्होंने इतना आसान रखा नहीं इसको। इन्होंने कहा इस ऊपर वाली इक्वेशन से, भाई क्या बात है, मुझसे पूछ लो, पैसे मिल रहे हैं मुझे, अब तो फाइनल हो गया इसके, तो और ढंग से पूछ लो, कोई बात नहीं। हाँ चलो, ये हमारे यहाँ क्या था, हम लोग कॉपी में बड़े अमीर होते हैं। P0 इंटू, बेटा इसको देखो जरा, क्या अगर 110 रुपए में 4 रुपए का डिविडेंड दिया होगा तो मेरा P1 106 होगा? देख लो एक मिनट प्लीज बेटा, ये वाला देख लो, आपको इससे अब कोई मतलब नहीं है, आपको जहां भी यूज करना है अब ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। देख लो बेटा प्लीज, 110 माइनस 4 रुपए डिविडेंड, तो मेरा P1 106, 0 रुपीज डिविडेंड 110। इसके बाद आया बेटा P0, P1 प्लस D1 पॉन 1 प्लस KE। मुझे इस बात को प्रूव करना है कि चाहे डिविडेंड दें या ना दें, मेरा P0 दोनों केस में सेम होगा। बेटा ध्यान से सुन लो, अगर आप स्टडी में इसको अपने आप से देखोगे हवा नहीं लगेगी, गारंटी है। आपने लिखा बेटा, ये आपने ये लिखा, लिखो। अच्छा बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है? 110 माइनस अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी माय दैट शेयर आई एम हैप्पी। याद है आपको कि मुझे 110 दे दो, चाहे उसके लिए तुम जितना डिविडेंड दोगे उसमें से मैं माइनस करने को तैयार हूं। लेकिन ये कहते हैं कि आज का प्राइस क्या होगा? 110, देख लो, 110 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, 100। क्या जो मैं बोल रही समझ आ रही बात? बेटा P1 प्लस D1 110 होना चाहिए ना अगले साल का, ये होगा 1.1। तो बताओ P0 कितना? 100। लेकिन ऐसे नहीं होता है, देखते हैं चलो एग्जाम्पल। P0 आज का क्या है? 100 है, डिविडेंड इज ₹5, KE इज 10%। आपको बेटा दो केस में निकालना है क्या? P0 और P1 if dividend is paid and if dividend is not paid। ये आपसे कहते हैं कि देखो तुम चाहे दोनों करके देख लो, चाहे ये 5 रुपए दो, चाहे ये 5 रुपए मत दो, मेरा P0 दोनों केस में क्या होना चाहिए? एक ही आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। बेटा P1 पहले वाले केस में क्या होगा बताओ? P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1, 100 इंटू 1 प्लस 96। बेटा कैसे निकाल लिया 96? ये 101 मिनट, ये 105 में किसी को तकलीफ है बेटा? 110 होना चाहिए था, 5 दे दोगे तो मेरे 5 रुपए में कैपिटल गेन से भी लेने को तैयार हूं। चलो इस केस में P0 बताओ। 105
प्लस 5 अपॉन 1.1, बोलो बेटा, P1 प्लस D1 1 प्लस KE दैट इज 100 रुपीज। चलो हो सकता है हम कह रहे हैं कि ये 100 रुपीज तो आपने प्रॉब्लम में, सॉल्यूशन में, प्रॉब्लम में ही लिखा था, लेकिन अब देखते हैं कौन सा केस, डिविडेंड इज नॉट पेड। P1 इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1 110। P0 is P1 plus D1 1 plus KE 110 plus 0 1.1 100 रुपीज। इन्होंने जो अपनी पहली बात बोली थी वो दिखा दी। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर को तुम बस 10 रुपए दे दो, चाहे उसको कैपिटल गेन के फॉर्म में दे दोगे तो भी वो आपके साथ टिका रहेगा, और अगर डिविडेंड और कैपिटल गेन के फॉर्म में दे दोगे तो भी वो आपके साथ टिका रहेगा। ये आधी MM अप्रोच है, समझ आ रही है? कितनी बात हो गई बेटा, कितने पॉइंट्स लिखे हमने? 5। इररेलेवेंस थ्योरी, उसकी कुछ रिक्वायर्ड रिटर्न है जो पूरी होनी चाहिए। कैसे कैसे? नहीं होगी तो वो छोड़ के भाग जाएगा। कैसे कैसे? डिविडेंड में, कैपिटल गेन में, दोनों में देख लो वो तैयार है और कहते हैं इसको बस 10 रुपए चाहिए, और अगर उसको 10 रुपए चाहे तो तुम ऐसे दे दो या ऐसे दे दो, वो तुम्हारे साथ बना रहेगा, कहीं भागेगा नहीं। चलो अब एक सबसे अनरियलिस्टिक बात सुनो इस MM अप्रोच की। मैम हम लिखें? नहीं, आप मत लिखो, ध्यान से सुनना। MM अप्रोच कहता है कि ये बात तभी लागू होगी जब ये जो कंपनी है वो एक ऐसी दुनिया में काम करती है जहां केवल इक्विटी ही इक्विटी है और डेट लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना है बेटा प्लीज, इसके बाद जो पॉइंट आएगा हवा नहीं लगनी है आपको, सुन लो ध्यान से। क्या कह रहा है बेटा? सबसे अनरियलिस्टिक अजम्पशन कि कंपनी एक ऐसी दुनिया में काम करती है, एक ऐसे मार्केट में काम करती है जहां पर केवल इक्विटी ही इक्विटी है, किसी भी प्रकार के डेट लेने का कोई ऑप्शन कंपनी के पास नहीं है। आप पूछो उससे पहले मैम प्रेफरेंस, आप 2 मिनट बाद जागोगे और यही सवाल पूछोगे कि मैम चलो डेट तो नहीं है, कोई बात नहीं, क्या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है क्या? बेटा एक बात बताओ, आपको कुछ बातें मैं बताती हूँ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन आउटसाइड लाइबिलिटी बिकॉज इट ऑल्सो हैज द लिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड टू गेट रिडीम्ड। याद है आपको? 20 साल के अंदर उसको वापस करना होगा। ये हमारे अपने नहीं है, ये फैल जाते हैं कि जैसे ही अर्निंग हुई मुझे तो 8% चाहिए, मतलब चाहिए। बेटा जब इंड एस आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे, तो आप एक चीज देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर को इंड एस ने तो इक्विटी कैपिटल का पार्ट ही नहीं माना। उन्होंने क्या कहा कि भाई प्रेफरेंस शेयर तो आउटसाइड लाइबिलिटी होते हैं, कैपिटल का पार्ट ही नहीं होते। किसी भी अच्छी कंपनी की बैलेंस शीट आज तक उठा के देख लो, कभी प्रेफरेंस शेयर रियल लाइफ में दिखे हैं? नहीं है। वो आपको आपका दिमाग खराब करने के लिए सिखाते हैं। चलो कोई बात नहीं। क्या कौन सी दुनिया है भाई? दुनिया ऐसी है जहां केवल इक्विटी है और डेट और प्रेफरेंस का कोई नामो निशान नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनना, एक बात हम लोग करेंगे और एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब बेटा मान लो अगर किसी कंपनी को 1 लाख रुपयों की फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो उसके पास रास्ता तो एक ही दिख रहा है कि इक्विटी इशू करे, याद है? लेकिन परसों की क्लास की पहली लाइन याद करो कि इफ यू हैव सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यू विल रिटेन द डिविडेंड। याद आ रहा है आपको? मैंने फैक्टर्स कंसीडरिंग द डिविडेंड में कहा था कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है बेटा, याद है, तो मैं क्या करूंगा?
अर्निंग को रिटेन करूंगा। इसका मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट के केवल दो ही रास्ते हैं, एक आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, और अगर ये कम पड़ जाएं तो फ्रेश इक्विटी शेयर्स, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बात को ध्यान से सुन लेना है। मैम ऐसा कहीं होता है क्या? मैं तो खुद बोल रही हूं कि ऐसा कहीं नहीं होता है, लेकिन एमएम अप्रोच कहता है कि मेरी थ्योरी तभी काम करेगी जब उस कंपनी के पास डेट का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट क्या कहता है अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको मुझे कुछ यहां बताना है। ए और बी, इन ए और बी की दोनों की अर्निंग्स हैं बेटा कितनी? 10 लाख। कंपनी ए बेटा डिविडेंड बांट देती है कितने का? 2 लाख का। और डिविडेंड बी कंपनी बी डिविडेंड बांटने में कोई विश्वास नहीं रखती, तो क्या ईपीएस माइनस डीपीएस इज? बोलो कितना हो गया बेटा? 8 लाख। और बेटा मुझे ना फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है 20 लाख रुपयों का। ध्यान से सुनेंगे बात। मेरे पास जेब में यहां 8 लाख रुपए रखे हैं, इस वाली के पास 10 लाख रुपए रखे हैं। ये कहते हैं कि इनको आज एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि वो 20 लाख रुपया मार्केट में डाल सकते हैं। तो बेटा मैं क्या पूरा का पूरा 20 लाख मार्केट से उठाऊं? अगर मेरे पास 20 लाख में से 8 लाख हैं तो मार्केट से मुझे 12 लाख चाहिए होंगे बेटा, और यहां फिर भी 10 लाख। आपको याद है पिछले 5 मिनट की बात है, आपने देखा है कि वो कंपनी जो डिविडेंड देती है उसका P1 कम होता है उस कंपनी से जो डिविडेंड नहीं देती। मैम एक बार और बोलना। मैंने कहा बेटा अभी अभी आपने देखा है कि वो कंपनी जो डिविडेंड देती है उसका P1 कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ दैट कंपनी विच डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। याद है क्या? ये देखो यहां था 105 और यहां था 110। तो बेटा मेरा P1 मान लो यहां भी 105 और यहां 110 है, तो बताओ कितने शेयर मुझे नए इशू करने पड़ेंगे? वन 11428 90। ये देखो बेटा ध्यान से देख लो। देखो तुम में से अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत फालतू की बात हो रही है, उठो और निकलो यहां से, क्योंकि अगले 5 मिनट के बाद जब खुद से देखोगे ना तो पता नहीं लगेगा यहां P1 क्यों लिख दिया। अच्छा खासा सब कुछ यहां तक तो समझ आ रहा था, अब ये P1 का क्या चक्कर है। ध्यान से सुनो बात, यहां तक ठीक है भाई? सीधी बात है, अगर 20 लाख चाहिए, 8 लाख घर में रखे हैं तो बाहर से 12 लाख ले आओ। 20 लाख चाहिए, घर में 10 लाख रखे हैं, बाहर से 10 लाख ले आओ। अब आपके मन में बेटा जो क्वेश्चन आना चाहिए वो क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट P0, कि अगर आज इशू करना हो तो कल वाला प्राइस लेने का क्या मतलब है? बड़े ध्यान से सुनना है बात को। ये कहते हैं कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट आज करनी है तो आज का प्राइस लो ना मार्केट में। तुम ये क्यों कह रहे हो कि ये वाली कंपनी को 105 पे इशू करना चाहिए और उसको 110 पे? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो फ्यूचर के लिए होती है, और जब इसकी अर्निंग कब आएगी इस इन्वेस्टमेंट की? फ्यूचर में। तो हम इसका कंपैरिजन भी आज के प्राइस से नहीं करेंगे, कब के प्राइस से करेंगे?
फ्यूचर के प्राइस से करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट अगर मैं आज जुगाड़ करूंगा तो उसको लगाऊंगा कब? कल। वो जो कल लगाऊंगा तो रिटर्न आएगा कल, और जब मेरा रिटर्न आएगा कल, इन्वेस्टमेंट होगी कल, तो प्राइस आज का क्यों भाई? वो भी तो होना चाहिए कब का? कल का। अब देखो कितना गंदा फॉर्मूला उन्होंने दिया, आपको टेंशन हो जाएगी, लेकिन ये हमारे लिए तो कितना आसान है। इन्वेस्टमेंट माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन P1। बोलो बाहर से अगर नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला आपको यहां से नजर आ रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट माइनस रिटेन्ड अर्निंग अपॉन P1। इन्होंने ना इतना दिमाग, इतने अजीब टाइप का फॉर्मूला बनाया। इन्होंने कहा सबसे पहले तो निकालो डेल्टा। क्या चेंज? कि चेंज इन नंबर ऑफ, चेंज इन फंड जो मुझे रिक्वायर्ड है। भैया क्यों जाना है हमें उतने गंदे फॉर्मूले पे? हमें सीधा बताना है आई माइनस बी। बी क्या है? याद है आपको? रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन P1। क्या यहां भी वही है? इन्वेस्टमेंट माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन P1 इज माय नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। बोलो ठीक है? रिंगटोन बदल यार, ठीक नहीं है। अच्छा अलार्म है, जाग जाओ, ठीक बात है। लिखेंगे बेटा नंबर 6, लिखेंगे नंबर 6। अच्छा एक और बात बेटा प्लीज, आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने अभी तक इतने 2 3 4 फॉर्मूला पढ़ लिए, लेकिन एक का भी क्वेश्चन नहीं उठाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 7 स्टेप लगाने होंगे उस क्वेश्चन में एक साथ। इसका मतलब P1 निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ शेयर निकालने होंगे, और उसके बाद देखेंगे ये कुछ और भी करवाएंगे हमसे। The primary assumption for MM approach is that the company functions in the market. The company functions in the market where only क्या exist? बोलो equity exists and there is no scope for, यहाँ पे आप डेट्स और भी खुला लिख दो एंड प्रेफरेंस शेयर, जिससे आपको शेयर्स में ये याद ना आए बाद में कि क्यों नहीं प्रेफरेंस शेयर। नंबर ऑफ fresh equity shares is equals to investment required minus retained earnings upon P1, that is price at the year end. इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखो, क्योंकि आपकी किताब में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं, तो जितने ज़्यादा आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में मिल जाएं क्वेश्चंस। एग्जाम्पल A and B, अर्निंग्स। यहाँ पे हम लोग पूरा काम करेंगे बेटा, P1 निकालेंगे खुद से, ठीक है? यहाँ इनकी अर्निंग है, दूसरा कुछ लेंगे 10 लाख, 10 लाख। डिविडेंड कितना? 3 लाख। हमें मिल गया है क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स 7 लाख, 10 लाख। Investment required is 20 lakhs. 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 20 lakhs.
तो बताओ फंड्स फ्रॉम फ्रेश इक्विटी शेयर्स कितने चाहिए? फ्रेश इक्विटी शेयर्स इज 13 लाख और 10 लाख। P1 आप मुझे निकाल के दो। मैम कैसे निकालें P1? जब आपका P0 है 50, ठीक है, और KE है 12%, ठीक है, और डिविडेंड है 7 रुपये लेने, ये 3 रुपये हैं, चलो ठीक है 3 रुपये ले लो। डिविडेंड इज 3। आप मुझे दोनों केस में P1 बताओ। व्हेन डिविडेंड इज पेड दैट इज P1 फॉर A एंड P1 फॉर B। $53 और 56। बेटा किसका किसका आया है ये 53 और 56? और जिन्होंने नहीं निकाला वो चलो पहले तो फॉर कंपनी ए P1 इज इक्वल्स टू, बेटा फॉर्मूला बार बार लिखो, छाप लो मन में एकदम, 1 प्लस KE माइनस D1। बोलो 50 इंटू 1 प्लस 0.2 माइनस 3 कितना हो गया 53। बी में P1 इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1, 50 इंटू 1.12 माइनस 0 दैट इज 56। ये आप बेटा समझ गए ना, ये बाहर सीधा क्यों लिख दिया 1.12? चलो तो यहाँ रखो 53, यहाँ लिखो 56, ये लिखो वर्किंग नोट। शेयर्स बताओ नए 24528 17857। बोलो क्या ये ठीक है? अच्छा बताओ, अगर ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है और आपसे कहते हैं प्रूव एज पर MM अप्रोच, प्रूव दैट द PO will not change if the dividend is being paid and the dividend is not being paid। तो आप नया वाला PO भी निकालो A और B के लिए, बेटा प्रैक्टिस होगी। PO किसके लिए? A के लिए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P1 प्लस D1 1 प्लस KE, PO फॉर B P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। बोलो 53 प्लस 3 1.12, 56 प्लस 0 1.12 दैट इज ₹50। बेटा इसकी आदत बना लो, अगर MM अप्रोच में क्वेश्चन आया तो आपको करंट मार्केट प्राइस देंगे, लेकिन फिर भी बार बार ये बात प्रूफ करके दिखानी होगी कि देख लो डिविडेंड देने और नहीं देने से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 7, याद है एक बात हुई थी कि ये MM अप्रोच 7 पॉइंट्स पे आता है, याद है? चलो आप कोई लिख रहे हैं पहले तो लिख लीजिए बेटा, कोई बात नहीं, आराम से, ये आखिरी पॉइंट है और MM अप्रोच खत्म। कल इस चैप्टर को आज अभी कहीं नहीं जा रहे हम लोग, लेकिन अभी कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स लाइक कैश मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, ये सब फटाफट एक एक दिन के चैप्टर निपटाएंगे। अरे कोई देखो, लीज पढ़ाने से पहले कैपिटल बजटिंग पढ़ानी पड़ेगी पूरी, तो कैपिटल बजटिंग ले लो, क्या दिक्कत है? अच्छा कैपिटल बजटिंग ले लेंगे, सुनो, लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं। बात यह है कि मैंने ऐसा सुना है कि फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था, एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, वित्तीय बातें,
कि बताओ 1 रुपए को 10% से 4 साल के बाद देखेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, या 1 रुपए अगर 4 साल के बाद मिल रहा है 8% इंटरेस्ट पे तो उसकी आज की वैल्यू क्या है। अच्छा इतना तो आपको, अच्छा सुन लो प्लीज बेटा, कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फाइनल से हटाया नहीं है। तो एक बात को सुनेंगे, मैं पहले क्या होता था पिछले अटेम्प्ट तक ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा हम लोग दोबारा से पढ़ाते थे 4-5 क्लास लगा के, तो उसमें क्या है कोई फ़ायदा नहीं है पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाने का। तो एक काम करेंगे, छोटी छोटी बातें कैपिटल बजटिंग की शुरू करेंगे, और जहां मुझे लगेगा कि आपको ये पॉइंट अखर रहा है या ये पॉइंट में दिक्कत है तो उसको रोक के पहले वो वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, चलेगा? क्योंकि पहले पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाना 6 क्लास लगा के उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब बेटा आप सुनो प्लीज, आखिरी और एकदम फिनिश बात, कोई नई बात नहीं है, ये सब बात सीख चुके हम लोग। इन्होंने कहा कि कुछ भी कर लो, डिविडेंड दो मत दो, नए शेयर लाओ मत लाओ, देख लिया है हमने कि करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल रहता है। देख लो, अभी तक तो हम केवल बेटा डिविडेंड दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, अब तो हमने ये भी देख लिया कि नया शेयर लाओ या मत लाओ, तब भी करंट मार्केट प्राइस किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होती। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? अब बताओ, अगर किसी एक शेयर की मार्केट प्राइस नहीं बदलती बेटे, तो बताओ क्या पूरे वैल्यू ऑफ फर्म बदल जाएगी क्या? मैम एक बार और पूछो, ध्यान से सुनो बेटा प्लीज, ये आखिरी बात है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे क्वेश्चन में, प्रूव that the value of firm does not change with any of the effect from dividend and issue of new share as per MM approach। वो सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे और हमको सारी थ्योरी वहां लगानी पड़ेगी। बेटा एक बात बताओ, आपने देखा कि डिविडेंड देंगे तो भी 50 रुपए, डिविडेंड नहीं देंगे तो भी 50 रुपए, जब एग्जिस्टिंग शेयर था तो भी 50 रुपए, जब नए शेयर आए तो भी 50 रुपए, याद है? देख लो भाई। तो एक बात बताओ, अगर 1 शेयर का प्राइस नहीं बदलेगा बेटा, तो क्या वैल्यू ऑफ द फर्म बदलनी चाहिए? सोचो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू है 1 लाख इंटू 50, कितनी? 50 लाख। अब बताओ इस केस में बदल जाएगी क्या? बोलो, इस केस में बदलनी चाहिए? आज भी तो मेरी करंट मार्केट प्राइस 50 ही है, चाहे डिविडेंड दिया या नहीं दिया, शेयर लाए या नहीं लाए, मेरी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म और कंपनी रिमेन्स द सेम, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड as well as the effect of issue of new share does not impact the current market value of the price। therefore अगर एक शेयर का दाम नहीं बदला बेटा, तो 1 लाख का दाम बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। तो 7वां और आखिरी पॉइंट कहता है that the value of the firm remains the same। कब सेम? जब चाहे डिविडेंड दो मत दो, नए शेयर लाओ या मत लाओ, दोनों केस में, दोनों क्या चारों केस में मेरी करंट वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा सेम रहेगी। इस बात को लिखिए, एंड दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको लिखो, फिर देखते हैं। द current value of the firm or company remains the same if
if the dividend is paid or not, whether the new shares are issued or not. If issued, in what price also doesn't matter. याद है एक में, दोनों में इशू किया था, एक में 105 पे और एक में 110 में. in what price it does not impact the value of the firm. NPO क्या बेटा? N. अभी ये PO तो आपको हमेशा पता है, करंट मार्केट प्राइस. चलो अभी मैं बताती हूँ, इसको पहले लिख लो. NP1 प्लस N1P1 प्लस E माइनस I अपॉन 1 प्लस KE. डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा. ये सिर्फ देखने में ऐसा घबराने वाला दिख रहा है. हाँ, ये काटता नहीं है. N इज, चलो बेटा प्लीज, नंबर ऑफ, आप सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो बेटा प्लीज. अब इसको पढ़ो, देखो. नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस. बेटा यही तो मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म होगी आज के दिन, कि अगर मेरे 1 लाख शेयर बाजार में हैं और एक की वैल्यू 50 रुपए है, तो ही तो मेरी वैल्यू कितनी हुई? 50 लाख. बोलो बेटा, पीओ इज वेरी गुड, करंट मार्केट प्राइस. तो एनपीओ भी बता दो ना, फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. NP0 है ये, दैट इज वैल्यू. कौन सी वैल्यू भाई? करंट वैल्यू ऑफ द फर्म. और मैम फर्म थोड़ी इशू करती है, कोई बात नहीं, आप कंपनी लिखो या फिर फर्म लिखो. N1 न्यू issued shares. P1 is price at the year end. E is equals to earnings. I is equal to investments. और K तो आपको याद होगा ही, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. थ्योरेटिकली N1 P1 रह गया, ये रहा N1. हाँ कोई बात नहीं, कुछ रह बेटा प्लीज, कुछ रह, मुझे नहीं लग रहा कुछ रहा है. प्लीज अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो बताओ, ठीक है? सबकी बात है. चलो अब उठाओ किताब, पहले ये लिखो फिर उठाओ. बेटा अब एक शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए, प्लीज. कोई लिख रहा है बेटा ये? चलो बिल्कुल चुप. बेटा हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो हमने पहले नहीं देखा है, प्लीज. चलो यहां कुछ नहीं लिखा है, आप लिख लो किससे करना है ये काम. MM अप्रोच. पढ़ना शुरू करें बेटा. चलो पढ़ते हैं. AB Engineering Limited belongs to a risk class for the capitalization rate is 10%. This is KE. It currently has outstanding 10,000 shares. This is
एन बेटा एग्जिस्टिंग शेयर सेलिंग एट 100 रुपीज। वो कहते हैं आज 10,000 मेरे पास शेयर हैं जो 100 रुपए में बिक रहे हैं, इसका मतलब एन हुआ 10,000, P0 हुआ 100। चलो, द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर एट द एंड ऑफ D1। बेटा जो भी यहाँ पे लिखा है कि वो अगर साल के अंत में 5 रुपए देंगे तो ये क्या होता है D1। इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 1 लाख, ये क्या हो गया अर्निंग, एंड हैज अ प्रपोजल फॉर मेकिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख, दैट इज आई। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान प्लीज, यहां कुछ नहीं लिखा आगे कि ये क्या चाहते हैं। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये हमसे मार्केट वैल्यू चाहते हैं, P1 चाहते हैं, P0 चाहते हैं, शेयर चाहते हैं, क्या चाहते हैं। देखो पन्ना पलटो, 7.3 पे आओ, पन्ना पलटो 7.3 पे आओ, सिर्फ पहले वाले की आखिरी लाइन पढ़ो। शो हाउ द MM अप्रोच अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ M लिमिटेड, वहां पे कौन लिमिटेड है, इनको इंजीनियरिंग लिमिटेड, इफ द डिविडेंड्स आर पेड और नॉट पेड। इसका मतलब बेटा लाइन से बनाओ, AB इंजीनियरिंग व्हेन डिविडेंड इज पेड, AB इंजीनियरिंग व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। तो सबसे पहले क्या निकालें, इसका P1। वेरी गुड, चलो निकालते हैं। क्या P0 भी निकालना चाहिए हमें, क्योंकि P0 तो दिया हुआ है और अब आप सीख गए हैं कि बेटा दोनों केस में एक ही होगा। S1 P1, अच्छा P1 निकाल लेते हैं, व्हेन डिविडेंड इज पेड, व्हेन डिविडेंड इज पेड, दूसरे में नो डिविडेंड। P1 का फॉर्मूला बोलो बेटा, P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1, बोलो ठीक है। यहां बोलो 100 इंटू 1 प्लस 0.1 माइनस 5, अरे ये तो हमारे एग्जाम्पल जैसा सही कुछ है। 100 इंटू 1 प्लस 0.1 माइनस 0, ये तो मुझे भी याद हो गया, 105 और 110। बेटा PO निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों केस में PO सेम होगा। क्या मैं जल्दी कर रही हूं, चलो वेरी गुड। स्टेप 2, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ न्यू या फ्रेश दोनों चलेगा बेटा, न्यू इक्विटी शेयर्स। क्या यहां भी वैसा ही करें, डिविडेंड इज पेड एंड डिविडेंड इज नॉट पेड। बेटा समझ आ रहा है, चलो अर्निंग्स बोलो 1 लाख, यहां भी फर्म तो वही है। डिविडेंड बेटा ये 5 रुपए का दे रहे थे और 10,000 इनके पास शेयर हैं, वेरी गुड, 50,000 और नो डिविडेंड। बोलो इसके बाद निकल के आती है मेरा बेटा, बताओ जल्दी, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना, 50,000 और 1 लाख। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है बेटा? अगर डिविडेंड हमें वैसे भी पता है EPS माइनस DPS इज रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटा इन्वेस्टमेंट कितने की चाहिए बोलो, 2 लाख, यहां भी 2 लाख। लेकिन बताओ फंड्स फ्रॉम फ्रेश इक्विटी शेयर कितने चाहिए पड़ेंगे, 1.5 लाख और 1 लाख। आप चाहो तो इसको लिखो A
नहीं, बी मत लिखो, 1 और 2 लिखो, क्योंकि बी तो रिटेन्ड अर्निंग को कहते हैं, 1 और 2। तो आप यहाँ लिखो 2 माइनस 1। बोलो ठीक है, कितना? 150 और 1 लाख। P1 लिखो स्टेप 1, ये हमने निकाल के रखा है बेटा, कहाँ पे? स्टेप 1 में, वहीं से उठा के ला रहे हैं। 105, 110, 1428909, क्योंकि ये हमने ऐसा ही कुछ किया था। नंबर ऑफ शेयर ये कौन से वाले हैं? न्यू। स्टेप 2 डन है। क्या अब आपके पास NP1 है? NP1 क्या है भाई? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर है, नया प्राइस है। N1P1 भी है, E भी है और I भी है। चलिए देखते हैं। लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 3। क्या निकालना है भाई? वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड इज पेड। बेटा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। NP1 N1P1 प्लस E माइनस I 1 प्लस KE। बोलो 10,000 इंटू 105। बोलो क्या ठीक है? प्लस बेटा इसको इससे इंटू करने के बजाय सीधा 1.5 लाख लिख दूं तो पॉइंट में नहीं आएगा। मैम एक बार फिर से बोलना, आप क्या कह रहे हो? बेटा कायदे से तो होना क्या चाहिए? N1 इंटू P1। बोलो ठीक बात है, लेकिन आपको भी पता है कि ये वाली फिगर तो पॉइंट्स में आई हुई है, तो इस दिस इंटू दिस की ही तो आंसर ये है। तो मैंने क्या लिख दिया? प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख अपॉन 1.1। बोलो अगर 1 करोड़ कितना? 10 लाख। ठीक है, वेरी गुड। देख लो, प्रूफ हो गया। 100 रुपए का शेयर बिक रहा था। कितने शेयर थे? 10,000। तो वैल्यू उस वक्त भी कितनी होनी थी? 10 लाख। और आज भी इतना नाटक करने के बाद 10 लाख। ऊपर वाला बचा तो नहीं था बेटा? किसी का बचा है क्या? कोई बचा है बेटा जो ऊपर वाला लिख रहा हो? नहीं, चलो वेरी गुड। When क्या बात है दोस्त? अच्छा, इसके बाद मैं एक भी और क्वेश्चन नहीं कराऊं, हो गया? When dividend is not paid is, फिर से लिखना पड़ेगा बेटा फॉर्मूला NP1 N1P1 प्लस E माइनस I अपॉन 1 प्लस KE। बोलो 10,000 इंटू 110 प्लस 1 लाख प्लस फिर से 1 लाख माइनस 2 लाख अपॉन 1.1, दैट इज। क्या ये बात ठीक है? थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं इसको। क्या ये ठीक है? हाँ बेटा एक बात बताओ, N1 कितना है आपका? बोलो बेटा, आपका P1 कितना है बेटा? करो इनटू। ठीक है, देखो वो पॉइंट में आ रहा होगा बेटा कुछ, तो ऊपर 1.5 लाख ऑलरेडी था, तभी तो उसको 105 से डिवाइड करके 1428 निकाला था। आओ बेटा प्रॉब्लम नंबर 9 में इमीडिएटली। हाँ कर लो बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो।
दो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल्स, वॉल्टर और एमएम अप्रोच। बेटा जो कर चुके हैं वो प्रॉब्लम 9 पढ़ेंगे और उसको करना शुरू करेंगे मेरी बिना हेल्प के। 5 मिनट का आपके पास टाइम है, फिर हम सब साथ बनाएंगे। बेटा ये ना फर्स्ट ग्रुप की क्लास नहीं है, याद रखना इस चीज को कैसे भी। और ना मैं सिर्फ समय का लिहाज करके आपको कुछ कहती नहीं हूं, दिख मुझे यहां से सब कुछ रहा है। नोट कर लिया बेटा ये। आइए प्रॉब्लम नंबर 9 पढ़ेंगे। तीन बातें इन्होंने हमसे पूछी हैं, देखते हैं क्या पूछा है। आरएसटी लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। इसका मतलब ये भी 10,000 की बात कर रहे हैं। द शेयर्स आर करेंटली कोटेड एट पार। इसका मतलब बेटा P0 कितना है, 100 रुपए ही है। The company proposes to declare the dividend of 10 rupees per share at the end of the current financial year, that is D1. The capitalization rate for the risk class is KE 12%. What will be the market price at the year end if dividend is not declared? P1 निकालो बेटा, यहाँ भी P1 निकालो। उसके बाद लेकिन आपसे ये तीसरे में कुछ और कहना चाहते हैं कि मान लो कंपनी डिविडेंड देती है और उसके पास अर्निंग है कितने की, 5 लाख की, और वो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कितने का, 10 लाख का। बताओ कितने शेयर इशू करें। क्या इससे आसान कोई क्वेश्चन होना चाहिए? कितना? बेटा मुझे आवाज आ रही है 102 और 112 की। डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड में 102। हमें हमेशा पता है अगर डिविडेंड देंगे तो देख लो डिविडेंड का ही फर्क है दोनों के मार्केट प्राइस में 10 रुपए का। चलो इसको फटाफट से हम कर रहे हैं, उसके बाद T1 करेंगे। S9 का A क्या निकालना है बेटा? P1। फॉर्मूला बोलो। P0 इंटू 1 इंटू KE माइनस D1। तो बोलो 100 इंटू 102, ठीक है। B का P1 इज इक्वल्स टू P0 KE माइनस D1 -0112। बेटा जितनी बार आप भी अपने आप बनाते हो ना उतनी बार ये लिखा करो। जितनी बार लिखोगे उतनी बार ये चीजें दिमाग में छपेंगी और याद होती चली जाएंगी। सी कौन सा केस है बेटा? डिविडेंड इज पेड। याद है आपको? चलो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अर्निंग्स बोलो। 5 लाख लेस डिविडेंड। बेटा वो 10 रुपए का डिविडेंड देते हैं 10,000 शेयर्स के ऊपर। कितना? 1 लाख। तो बोलो रिटेन्ड अर्निंग्स 4 लाख। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट बोलो 10 लाख। फंड्स रिक्वायर्ड लेकिन कितने का? फ्रॉम फ्रेश इशू बोलो 6 लाख। P1 बोलो 102।
तो N1 बताओ। 5882 शेयर्स। जो लिख चुके हैं वो T1 पढ़ेंगे और करेंगे तुरंत। हो गया, वेरी गुड। जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं वो T1 देखेंगे बेटा और T2 भी करेंगे। नोट कर रहे हैं बेटा इसको? कोई नोट कर रहा है? कोई नोट कर रहा है तो हाथ ऊपर करेंगे बेटा, नहीं तो हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो T1 की तरफ चलिए। चलिए अब बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हम लोग फटाफट से करेंगे। एम लिमिटेड बिलोंग्स टू रिस्क क्लास, कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%, दैट इज KE इज 10%, इनका N 25,000 शेयर एट द करंट मार्केट प्राइस, P0, इट एक्सपेक्ट्स अ नेट प्रॉफिट E, और उनके पास बोर्ड कंसीडर कर रहा है डिविडेंड कितना, 5 रुपए। ये कितना इनको रेज करना है, 5 लाख। चलो ये क्या है बोलो, इन्वेस्टमेंट। चलो करें, लाइन से स्टेप बनाओ, लाइन से स्टेप बनाओ। T1 तो पहले क्या निकालना है बेटा, स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ P1। A is dividend declared, dividend paid। P1 का फॉर्मूला एक ही बार यहां लिख लेते हैं। चलो बोलो कितना है, 100। कितना डिविडेंड दे रहे हैं भाई ये, 5। कितना हो गया, 105। नो डिविडेंड तो ऑटोमेटिकली 110। बेटा अब तो आपका इतना दिमाग चलना चाहिए कि सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंस का अमाउंट ही कितना है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड। हर बार आपने देखा है पिछले क्वेश्चन में 110 और 102 और 112 था, 10 रुपए का डिविडेंड। यहाँ 105 और 110 है, कितने का डिफरेंस, डिविडेंड का डिफरेंस। स्टेप टू कैलकुलेशन ऑफ number of new shares, dividend, no dividend। अर्निंग्स बोलो बेटा, 2.5 लाख की, लेस डिविडेंड 1.25, 5 रुपए का 25,000 शेयर हैं। ये क्या हो गया, क्या मैं अब थोड़ा सा कुछ ऐसा लिख, ये कितना हो गया 125, ठीक है 125। और बेटा क्या मैं फंड्स रिक्वायर्ड सीधा लिख दूं, 5 लाख माइनस 1.25, बोलो फंड्स रिक्वायर्ड इज I माइनस बी। क्या ये ठीक है बेटा, ये देख लो प्लीज, बाद में नहीं आना चाहिए कि I माइनस बी क्या है। 375 और 250। बेटा P1 कहां से मिल गया,
स्टेप 1 से 105, 110, 3571, 2273. Step 3 is calculation of value of firm. उसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? NP0 इज इक्वल्स टू NP1 N1P1 प्लस E माइनस I1 प्लस KE. डिविडेंड पेड के केस में बताओ 25,000 इंटू 105 प्लस 3,75,000 प्लस 2,50,000 माइनस 5 लाख अपॉन 1 प्लस 0.1 बोलो 20. क्या इसका मतलब हमारा आंसर सही है? क्योंकि उस वक्त भी हमारे पास 25,000 शेयर थे. उस 25,000 शेयर के एक शेयर का दाम 100 रुपए था. 35. अच्छा मैंने गलत लिख दिया 3571 सॉरी. हंड्रेड परसेंट हमेशा. बी इज बोलो नो डिविडेंड. 25,000 इंटू 110 प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस 1 पॉइंट. बेटा काम वही करो कि आपको मैं सबके बीच में कुछ बोल दूं तो आपको खराब नहीं लगे. आप अगर मोबाइल में कैलकुलेशन करते हैं तो कल से मेरी क्लास में मत करिएगा. देख के लिखो अगर कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास तो. क्या ये ठीक है? आपको बताना है दैट इट इज प्रूव्ड एज पर MM approach that the value of firm does not get affected even when the dividend is paid or dividend is not paid. बेटा T2 पे आओ. क्या हमने वॉल्टर पढ़ा है? चलो कोई लिख रहा है बेटा? ये हाँ लिख रहे हैं. चलिए लिखिए लिखिए. आप लोग आराम से T2 पढ़िए और करना शुरू कीजिए. लिख लिए बेटा ये? चलो चलो अब ध्यान से सुनो. T2 से पहले अगर आप चाहो तो T3 देखो, ज्यादा आसान है. इसमें मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है. T3 में देखो आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से निकालना है और वॉल्टर. डिविडेंड ग्रोथ अभी मैंने आपको बताया नहीं है. क्या सिखाया है भाई? वॉल्टर सिखाया है. वॉल्टर के हिसाब से इसको देखो. क्या EPS ठीक है? क्या DPS ठीक है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ROI और
आर। अभी हमें इस रिटेंशन रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरा डिविडेंड 10 है और ये 6 रुपए दे रहे हैं, तो हमें रिटेंशन रेशियो की क्या जरूरत पड़ती है क्या वॉल्टर के फॉर्मूला में? बोलो वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है भाई? P0 इज इक्वल्स टू DPS प्लस EPS माइनस DPS R अपॉन KE। और क्या आपके पास ये सब कुछ है? तो लगाओ ना भाई, सब कुछ लगाओ, सब कुछ। T3 का 1, T3 का 1 इज P0 इज इक्वल्स टू DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R अपॉन KE। कितना है? 6 प्लस 10 माइनस 6 इंटू, इसका मतलब ये कौन सा कंसर्न है भाई? 55 रुपीज 55। अब हमें ग्रोथ मॉडल से इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो हमने देखा नहीं है। एक हिस्सा खत्म। चलिए अब T2 पे आए। बेटा देखो, अब एक और बात, अब अगर आपको इमीडिएटली वॉल्टर का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो इसमें आपकी कमी है, आपके रिवीजन की कमी है। याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो साल में 2 बार की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो कुंभ का मेला भी नहीं है जो 12 साल के जगह हर 6 महीने में, और इफेक्टिवली 3 महीने में। 3 महीना तो क्या होता है ना, हम ऐसे लोग हैं जब तक लिखित में अपने आप को फेल नहीं देखते कि लिखित में फेल है भाई तू, नहीं कोई बात नहीं बेटा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जरा देखेंगे प्लीज, प्लीज देखेंगे यहाँ। चलो, टोटल अर्निंग्स 2 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000, डिविडेंड पेड बोलो बेटा कितना? 7.5। बोलो भाई, अगर 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है 20,000 शेयर पे, 7.5। चलो, पीई रेशियो जरा ध्यान से सुनना है बेटा। जब भी हम देखेंगे, आप प्लीज पीई रेशियो की बात करते हैं, तो पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है MPS अपॉन EPS। बोलो ठीक है। यहाँ पे कितना है? ये 12.5 रुपए। ये क्या हमारे पास ये है? क्या आपके पास EPS है? कितना? 10। तो ये कितना हो गया? 125। बेटा ध्यान से सुनो, आप 10 रुपए मार्केट में दे रहे हो। कब? जब तुम्हारी मार्केट वैल्यू 125 है। तो बोलो बेटा, क्या आप KE नहीं निकाल सकते? अरे ये थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं? चलो फिर से देखो, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। आपको अगर वॉल्टर मॉडल चाहिए तो KE चाहिए या नहीं चाहिए? जो कि हमारे केस में हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है बेटा। ध्यान से सुनो प्लीज। आपको दी है बेटा क्या? अर्निंग्स कितने की? 2 लाख। आप नहीं लिखो अभी, मैं सब लिखने का टाइम दूंगी, प्लीज आप देखो, समझो बेटा। फिर एक जादू बताऊंगी आपको। इधर देखो, अर्निंग्स हो गई, शेयर्स कितने निकले बेटा? 20,000। तो क्या आप EPS नहीं बता सकते? कितना? 10 रुपीज पर शेयर। बोलो ठीक है। अब आपको दिया है क्या? पीई रेशियो। बेटा अगर ये नहीं देके सीधा P0 दिया होता तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EPS, ठीक है, अपॉन P0 करके निकाल लेते कि कितने में राजी है वो, इतने पे राजी है। चलो बताओ ये कितना है? 12.5।
अब बताओ, ये जो पीई रेशियो जब 12.5 है और ईपीएस 10 है, तो बोलो मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना? 125। बेटा मेरे जो ईपीएस अब कितना है? 10। तो बेटा बताओ मेरा केई, ईपीएस अपॉन P0 इंटू 100 दैट इज 8%। बोलो ठीक है? यही तो करते हो आप, किस इतना देने को तैयार है मेरा मार्केट, जब मुझे ईपीएस मिलता है कितना? बोलो क्या ठीक है? अब देखो जादू, 12.5 इसको अगर हम लोग रिवर्स करेंगे ना बेटा, ध्यान से सुनना, 100% का गोला होता है, 100% का गोला होता है। अगर एक गोले में कितना भरा हुआ है? 12.5। तो पूरा गोला भरने के लिए कितना? 8 नहीं 8। 100% का गोला होता है, 4 भरने हो तो 25%, 8 भरना हो तो 12.5%। बोलो ठीक है ना? बेटा सीख लो, 1 मिनट में उस टाइम पे के ही निकल आएगा। इसका मतलब हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, 100 अपॉन पीई रेशियो करोगे तो निकल आएगा तुम्हारा के ई। नहीं आया क्या? सोचो अगर यहाँ पे 10 होता, अगर यहाँ पे पीई रेशियो 10 होता तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तो 10% होती। निकाल के दिखाऊं? ईपीएस कितना है? 10, मार्केट प्राइस 100 होता ना। अगर ये 10 होता, 10 इंटू 10 100 होता, और तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कितनी होती? 10%। देख लो, 100 अपॉन पीई। फिर से बताऊं क्या? किसी को बताऊं तो हाथ उठाओ ढंग से। चलो कई लोगों को बताऊं। क्या? हाँ बता रही ना, मैंने मना कब किया भाई? चलो 1 मिनट इधर देखो, मान लो अगर 100% है और तुमसे कहे कि 10% का एक हिस्सा है, तो कितने हिस्से इस गोले में होंगे? बोलो कैसे पता चला? मैम 100% डिवाइडेड बाय 10। बोलो ठीक है भाई। अगर एक हिस्सा 12.5 का है तो बोलो कितने हिस्से होंगे? 8। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक नया फॉर्मूला मिल गया मुझे, 100 अपॉन पीई रेशियो दैट विल बी माय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो केई तो मिल गया, देखते हैं बेटा केई कितना है? बोलो 8%। ठीक है, ये कितने पे राजी हैं? 10% पे। देख लो इनकी अर्निंग है कितने की? 20,000 की, नहीं सॉरी 2 लाख की। ईपीएस कितने पे राजी हैं ये? 10। चलो बताओ इसका ऑप्टिमम क्या होना चाहिए? बोलो बेटा। एक बात ना मुझे बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही कि 2-4 लोगों की मुझे कल से एंट्री बंद करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अकेले में बोल दूंगी, नहीं तो मैं यहीं बोल दूं। यहीं बोल दूं। जितने लोगों को भी ना एक बीमारी है हर 10 मिनट में मुंडी झुकाने की, वो थोड़ा समझ जाएं तो अच्छी बात है।
इसको बेटा पहले T1 तक यहां तक लिख लो, जिससे आपको KE का फॉर्मूला याद आ जाए कि कैसे निकालना है नया। T2, T1 तो हो गया ना बेटा। अभी अर्निंग्स कितनी है? 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स इज 20,000। EPS इज इक्वल्स टू 10। MPS मुझे पता नहीं है, ये चलेगा क्या ऐसा वाला लिखा हुआ? चलो यहां तक लिख लिए बेटा आप? चलो नोट, technique to find cost of equity directly. Cost of equity directly, that is 100 upon PE ratio. इस केस में क्या है बोलो? 12.5, that is 8. तो P0 हमारे इस वाले केस में बताओ क्या होगा? 32.8। चलो देखते हैं। DPS प्लस EPS माइनस DPS अपॉन R अपॉन KE अपॉन KE। बोलो DPS कितना है? 7.5 प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू 10 अपॉन 8 upon 0.08, that is 132.81। चलो अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको यहां नहीं दिख रहा कि R KE से ज्यादा है? बोलो। तो अगर आपको दिख रहा है कि R KE से ज्यादा है तो क्या आप A का आंसर नहीं बता सकते कि 0% डिविडेंड और 100%, और उसमें प्रूफ भी करके दिखाओ। देखो सुनो बात को ध्यान से, ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ इतना बताओ कि क्या अभी उनकी डिविडेंड पॉलिसी एप्रोप्रिएट है या नहीं। बेटा ये कौन सा केस है बोलो? ये कौन सा केस है? प्रेजेंट केस। बोलो ठीक है। लेकिन हमें लिखना है एज पर वॉल्टर, व्हेन द कंपनी इज कौन सा कंसर्न बेटा? बोलो ग्रोइंग कंसर्न, द डिविडेंड पे आउट शैल बी, डिविडेंड पे आउट रेशियो शैल बी नील। लेकिन ये लोग तो क्या डिविडेंड दे रहे हैं? 7.5 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं। इसका मतलब ये बात तो तय है कि इनकी पॉलिसी अप्रोप्रिएट नहीं है। चलो प्रूफ कर देते हैं इनको। 0 प्लस सीधा कर दूं 10 इंटू 10 अपॉन 8 अपॉन 0.08, दैट इज 156.25। आपको ये बात बताना है कि इनकी डिविडेंड पॉलिसी एप्रोप्रिएट नहीं है।
the policy adopted by the company is inappropriate or not appropriate as per कौन सा मॉडल भाई? वॉल्टर मॉडल। अच्छा, अब एक बात, चलो यहां पे लिखो। आपको हिंदी में मैंने कुछ बोला था, बेटा यहां तो ये समझ में आई है बात? ये सबको समझ में आई है? क्या हो गया भाई? बेटा ईपीएस अर्निंग 2 लाख की है, 20,000 शेयर है, तो कितना परसेंट? 10% हुआ ना, और 8% तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला है बेटा, देखो आप अपनी कॉपी में। चलो बेटा T2 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, T2 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। फाइंड आउट व्हाट शुड बी द PE ratio at which the dividend policy will have no effect on the value of share। ये क्या पूछ रहे हैं आपसे कि कोई एक ऐसी फिगर बताओ या एक ऐसी पीई रेशियो बताओ जिसमें कोई कैसा भी डिविडेंड बांटेंगे तो उससे मार्केट वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बेटा आपके पास मार्केट प्राइस पर शेयर है ऑप्टिमम वाला, ईपीएस है आपके पास, तो क्या पीई रेशियो नहीं निकल जाएगा? बोलो। देखो अभी कितना है आपका मार्केट प्राइस? 100 रुपए, राइट? देख लो बेटा ध्यान से, ये अपने से नहीं होगा। नंबर 2 प्रेजेंट प्राइस क्या है? बोलो। प्रेजेंट प्राइस पर शेयर कितना है? 100। ईपीएस कितना है? 10। भाई 10 ही तो है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा पीई रेशियो है, ऐसा कौन सा पीई रेशियो होना चाहिए जिससे अमाउंट 100 ही रहे, बताओ। 10, वेरी गुड। आप में से कुछ लोगों ने मुझे जवाब भी दे दिया 10। ये कैसे आया देख लो आप। पीई रेशियो इज इक्वल्स टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। मार्केट प्राइस कितनी रखनी है बेटा? 100। ईपीएस कितना है? 10। तो बोलो पीई रेशियो। इसका मतलब अगर मैं पीई रेशियो 10 रखता तो मेरे मार्केट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये ज्यादा हो गया? और लास्ट पॉइंट वो कहते हैं सोचो कि तुम्हारा पीई रेशियो होता कितना? 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। तो बोलो बेटा क्या आपको इमीडिएटली के ही मिल गया 100 अपॉन पीई रेशियो करके? बोलो 12.5। जैसे ही पीई रेशियो 8 हुआ बेटा, ये ग्रोइंग से डिक्लाइनिंग कंसर्न बन गई। देख लो, दिख रहा है आपको? पहले वाले केस में ये ग्रोइंग थी क्योंकि केई 8 और आरओआई 10 था, लेकिन जैसे ही पीई रेशियो 8 हुआ यही ये 12.5 बन गई। इसका मतलब अब ये बन गई है डिक्लाइनिंग। तो बोलो P0 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 10 माइनस 10 इंटू 10। तो ये तो वैसे ही 0.125। बोलो। अरे यहाँ तो कोई कुछ और बोल रहा है। ठीक है, ये कितना? 80। तो अब बताओ, अब अगर ये ठीक है, चलो। तो बेटा 2 मॉडल इंपॉर्टेंट हो गए हैं पूरे। कौन कौन से? वॉल्टर और मॉडिग्लानी। अब सुन लो ध्यान से, 3 मॉडल बचे हैं। गॉर्डन, हाँ जी,
क्या? क्योंकि बेटा उन्होंने लिखा है ऐसा एक फिगर बताओ जिससे प्राइस में कोई चेंज नहीं आए। तो अभी मेरा करंट मार्केट प्राइस कितना है? 100। ठीक है, अगर मुझे यही रखना है तो मुझे कितना रखना पड़ेगा? पी रेशियो अगर मैं 10 रखूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है चलिए